हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की साइंस, और क्लास 11 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि केमिस्ट्री का हमारा एक चैप्टर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी बेसिक्स हमने स्टार्ट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना, तो बेसिक चीजें हमने यहाँ पर स्टार्ट कर ली हैं। इसके अलावा हम पढ़ रहे थे बच्चों रदरफोर्ड का मॉडल, जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। ठीक है, क्यों ये फेल हुआ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, वो भी हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। ठीक है, कैसे उन्होंने एटम का जो है वो स्ट्रक्चर दिया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हमने देख लिया था कि क्या उन्होंने वो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से कई सारे ऑब्जर्वेशंस आए थे, फिर कई कंक्लूजन्स उन्होंने दिए थे। ठीक, चलिए तो उसी को आगे हम देखेंगे, और एक बार आप रिवाइज कर लीजिए जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। हमने एनोड, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ा। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये डिस्कवरीज हम पढ़ चुके हैं। फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमने देख लिया था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम हम देख रहे थे कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, कैसा है, उसके बारे में बात कर रहे थे। चलिए, तो हमने देख लिया था कुछ इस तरीके से सेटअप लगाया गया था। अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई थी एक 1000 एटम थिन गोल्ड फॉइल पर। ठीक है, जहां पर 3 मेजर ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिले। पहला कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है। फिर बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डेविएट हो रहे थे, कुछ एंगल से क्या कर रहे थे, डेविएशन कर रहे थे, या हम कहें डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, फिर उनमें से लगा लो 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक कर रहा था। क्लियर, ये ऑब्जर्वेशन हमने देख ली थी। इनका कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि ज्यादातर जो एटम है उसका पार्ट एम्प्टी है। ज्यादातर एटम में क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेशियस है। तो ज्यादा स्पेस होने की वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज हमने दूसरा जो पॉइंट था कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे सर्टेन एंगल से। ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो वो डिफ्लेक्ट इस वजह से हो रहे थे कि बीच में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है जिससे बहुत कम जगह घेरी हुई है, जिस वजह से बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसके बाद हमने पढ़ा जो हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन था कि 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक कर रहा था। तो इसको भी हमने डिस्कस किया, या कंक्लूजन में रदरफोर्ड ने कहा कि ऐसा इसीलिए था कि बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है जिसमें एटम का पूरा मास है और वो बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, अगर हम इसमें रेडियस की बात करें तो बच्चों जो रेडियस है ऑफ एटम वो है 10⁻⁻10, और जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो है 10⁻⁻15। तो इतना डिफरेंस दोनों के बीच में होने की वजह से ये जो बहुत छोटा होता है, इस वजह से बहुत कम पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री से बाउंस बैक करते हैं। तो ये हमने कंक्लूजन्स भी देख लिए थे। क्लियर है इतना? चलिए, फिर यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो जो कि अपने न्यूक्लियर मॉडल में रदरफोर्ड ने कही थी। पहला क्या है, एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वेयर ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड। उन्होंने कहा कि जो हमारा एटम है उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जहां पर एटम का पूरा मास रहता है। क्लियर है? चलिए, अगला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, अच्छा, ये इसको बाद में बोर ने बताया था डिटेल में, वो तो खैर हम बोर्स मॉडल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इतना जानना है कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं
सर्कुलर पाथ में। क्लियर है इतना? नेक्स्ट जो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अगर हम एटम से कंपेयर करें तो एटम को आप देख पा रहे हो और न्यूक्लियस की रेडियस आप देख पा रहे हो, तो दोनों की रेडियस में आप देख लो कितना ज्यादा अंतर है। यहाँ तक कि ये तक बोला जाता है कि मान लो ये हमारे पास 5 किलोमीटर रेडियस का एक फुटबॉल ग्राउंड है और बीच में एक छोटी सी फुटबॉल रखी हुई है, तो ये जो छोटी सी फुटबॉल है इतना ही क्या है हमारा, इतना ही हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो बड़ा क्रिकेट फुटबॉल का ये जो बड़ा फील्ड है ये हमारा एटम है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से कुछ है, तो ज्यादातर रेज क्या जाएंगी, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगी, बहुत कम ऐसी होंगी जो डिफ्लेक्ट करेंगी, और उनमें से 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा होगा जो बाउंड बैक करेगा। क्लियर है? चलो इतना तो आप समझ गए होंगे, ये तो हम अभी रिवाइज ही कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। चलो अब आते हैं यहाँ पर जहां से हमें आज स्टार्ट करना है अपने लेक्चर को। चलिए तो यहाँ पर क्या कहा गया, अब ड्रॉबैक्स क्या थे। देखो बच्चों, रदरफोर्ड का जो मॉडल है एक अच्छा मॉडल था, ठीक है, लेकिन ये मॉडल आगे नहीं बढ़ पाया इसके ड्रॉबैक्स की वजह से। अब इस चैप्टर में देखो 9th में भी हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर मेन बात ये नहीं है कि हमें रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था क्या नहीं था, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, मेन ये है। ड्रॉबैक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ड्रॉबैक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन ड्रॉबैक्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? चलिए तो पहला ड्रॉबैक है, इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल बिकॉज दे अंडरगो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कहा गया इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में स्टेबल नहीं होंगे बिकॉज दे अंडरगो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन, क्योंकि ये क्या करते हैं, कंटिन्यू एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल like electron with radiate energy causing them to lose energy and fall into the nucleus. This makes the atom highly unstable. It is against the fact that atom are stable. और एक और पॉइंट है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जिसे हम कहेंगे, उसे भी एक्सप्लेन, उसके नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अभी जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो चलो पहले आप इसको नोट करो फिर इसको समझते हैं। चलिए तो मान लेते हैं ये एक चार्ज है Q1 और ये है चार्ज Q2। तो मैक्सवेल ने कहा था, मैक्सवेल की बात यहाँ पर करते हैं, मैक्सवेल हमारे एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो फिजिक्स में भी आपने ये देखा होगा। तो मैक्सवेल ने कहा था कि ये जो Q1 चार्ज है ये Q2 चार्ज के इन्फ्लुएंस में क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करेगा, ये एनर्जी रेडिएट करेगा इसके इन्फ्लुएंस में। तो इसी को ही रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर उसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड है उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं और एनर्जी रेडिएट करते हैं। लेकिन ड्रॉबैक ये बन गया कि ऐसे अगर ये एनर्जी रेडिएट करते हैं तो उनका कहना तो था कि इस तरीके से घूमते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे घूमेंगे और एनर्जी रेडिएट करेंगे तो सर्कुलर पाथ में कंटिन्यू कैसे घूमते रहेंगे, है ना, एक टाइम तो ऐसा आएगा एनर्जी कम होने लगेगी। ठीक है, तो होता ऐसे है उनके अकॉर्डिंग हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जब घूमेगा तो जब यहाँ पर पहुंचेगा धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होगी, कम एनर्जी होगी। कम एनर्जी होगी तो एक सर्कुलर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना, रेडियस क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इस तरीके से ये रिवॉल्व करता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा एनर्जी भी रेडिएट कर रहा है, साथ साथ एनर्जी रेडिएट करता रहेगा तो डिस्टेंस कम होता रहेगा, रेडियस कम होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस पर गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर फॉल हो जाएगा यानी कि गिर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिरेगा तो जो एटम है वो क्या बन जाएगा, हाईली अनस्टेबल बन जाएगा, हाईली अनस्टेबल बन जाएगा। लेकिन हमें तो ये पता है कि जो एटम है वो स्टेबल होता है स्टेबल, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक। क्लियर, कि उन्होंने कहा कि एनर्जी क्या करता है, ये रेडिएट करता है। अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी रेडिएट करना यानी कि एनर्जी कम होती रहेगी ना, जब वो घूमता रहेगा उस एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, जिस वजह से एक टाइम पर वो न्यूक्लियस पर
फॉल हो जाएगा या न्यूक्लियस पर गिर जाएगा। क्लियर है इतना, जो उसे हाईली अनस्टेबल बना देगा। तो ये थी इसका एक ड्रॉबैक पहला जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि वो रेडिएट एनर्जी कॉजिंग देम टू लूज एनर्जी। देखो अगर एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो एनर्जी लूज भी होगी, ठीक है, एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस पर गिर जाएंगे। दिस मेक्स द एटम हाईली अनस्टेबल। तो ये एटम को हाईली अनस्टेबल बना देगा। इट इज अगेंस्ट द फैक्ट दैट एटम आर स्टेबल। तो ये तो बिल्कुल अगेंस्ट हो गया इसके कि एटम स्टेबल होते हैं, है ना। इससे कहाँ पता चल रहा है कि एटम स्टेबल होते हैं, ये तो एटम को अनस्टेबल बना रहा है। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो, तो ये वाला पॉइंट ये था इसका मेजर ड्रॉबैक। इसके अलावा एक और ड्रॉबैक है कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, या हम कहें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा लिख लेते हैं यहाँ पर, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एच स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जिसे हम कहते हैं, या आप लिख सकते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप लिख सकते हो। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है, इसको हमें इसी चैप्टर में कवर करना है। जब हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पर हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। क्लियर। चलिए, तब तक बस आपको ध्यान रखना है कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के नेचर को या हमका एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड के मॉडल की, तो ये आपको नोट कर लेनी है बच्चों। चलिए, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले देखो, रेडियस हमें पता चल गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यह 10⁻⁻15, यहाँ पर बात करें एटम की तो 10⁻⁻10। ठीक है, तो न्यूक्लियस की रेडियस की फॉर्मूले की बात करते हैं। रेडियस आपको नोट करना है ये ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम कहेंगे R इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला आपको नोट करना है, R0 इंटू A1/3। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, R0 इंटू A1/3, ये है फॉर्मूला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। जहां पर R0 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो R0 है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और A है मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जो भी हमारा एलिमेंट है उसका मास। क्लियर। चलो, इतना आपको नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इट हैज नो चार्ज। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज है 0। अच्छा, न्यूट्रॉन का जो मास है, चार्ज तो समझ गए हम 0 है, लेकिन अगर हम मास की बात करें तो जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, लगभग लमसम बराबर ये होते हैं। क्लियर। चलिए, दे आर सीन इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये सभी के सारे ही एलिमेंट के मास में आप देख पाओगे इन्हें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सारे एलिमेंट के न्यूक्लियस में आपको दिखेगा हाइड्रोजन को छोड़ के। अगला पॉइंट है, न्यूट्रॉन हैज अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। यानी कि न्यूट्रॉन का जो मास है न्यूट्रॉन का, वो नियरली प्रोटॉन के इक्वल है। सो द मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो अगर हम एक एटम के मास की बात करें, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक एटम का मास किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्या, देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास तो करीब करीब 0 ही हम मानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से ही न्यूक्लियस का मास बनता है।
ठीक है। अभी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही क्या होता है, हमारे पूरे एटम का मास होता है। तो अगर हम कहें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के ही पूरे एटम का मास बनाते हैं, तो क्या ये एक सही स्टेटमेंट होगा? हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है मास ऑफ एन एटम। तो एक एटम का मास, अगर आपको किसी भी एटम का मास काउंट करना है, जैसे मान लीजिए आपको कार्बन का मास काउंट करना है या आपको क्लोरीन का मास काउंट करना है, तो आपको कैसे काउंट करोगे आप प्रोटॉन का जो मास है और उसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि जितने प्रोटॉन्स हैं जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनको आप कैलकुलेट करोगे तो आप एटम का मास आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है इतना? चलिए, तो इस तरीके से जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, तो ऐसा कुछ एटम का स्ट्रक्चर होता है। हम बोर्स एटॉमिक मॉडल में बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। फिलहाल आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लेने हैं जो हमारे आगे काम आएंगे, तो हम उनको पहले ही डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक चीजें हम पहले डिस्कस कर लेंगे ताकि बाद में जो है हमें फिर दोबारा से टॉपिक में जो है छोटी छोटी चीजें ना देखनी पड़े। क्लियर है इतना? चलो, तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इस तरीके से बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं। न्यूक्लियस बना हुआ किससे है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और जो न्यूक्लियस है वो उसमें ही पूरे एटम का मास होता है। क्लियर? चलो, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स में और रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल में डिस्कस करेंगे इसको। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से नोट क्या करना है? ये फॉर्मूला नोट करना है, न्यूट्रॉन का चार्ज नोट करना है, इसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की वो नोट करनी है। और इससे पहले हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो वो तो आपने पहले नोट कर ही लिए होंगे। तो अब आपको कुछ ये पॉइंट्स है, इसको भी आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बात। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। चलिए, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता क्या है? देखो, मान लो ये हमारा कोई एलिमेंट है x, ठीक, ये हमारा कोई एलिमेंट है x। यहां पर लिखा जाएगा इसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाएगा इसका एटॉमिक मास। क्लियर? ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर और यहां पर लिखा जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये सही तरीका है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखने का। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है? यानी किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे अगर किसी में 6 प्रोटॉन है तो 6 ही क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर किसी में 7 प्रोटॉन है तो 7 एटॉमिक नंबर होगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कार्बन की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कहते हैं हम, कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो जो हमारी जूनियर क्लासेस होती हैं वहां पर हम 1 to 20 तक नंबर्स एटॉमिक नंबर वाइज जो है एलिमेंट को लर्न तो करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से याद करते हैं 1 to 20। तो 1 to 20 तो सबको याद होगा ही। क्लियर? और इससे पहले बच्चों हम जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स को याद कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर हमने वहां पर भी समझा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं। खैर, हम यहाँ पर भी उसे डिस्कस करेंगे तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो सबको पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कार्बन में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। देखो, प्रोटॉन Z इक्वल, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है Z भी उतना ही होगा। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी तो 6 होते हैं, तो हम सिर्फ प्रोटॉन क्यों रख रहे हैं डेफिनेशन में कि जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर? जैसे अगर हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं, चलो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसमें प्रोटॉन भी होते हैं 17 और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 17। नाइट्रोजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 7, तो प्रोटॉन भी होते हैं 7 और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 7। तो जब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स को हम उसमें इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर है? यानी कि हम ऐसा क्यों नहीं लिख रहे, हम सिर्फ P इज इक्वल्स टू Z क्यों लिख रहे हैं, या हम P इज इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू E क्यों नहीं लिख रहे?
इलेक्ट्रॉन को हम इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे? देखो, तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन को इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन, अगर एटम हमारा न्यूट्रल है तब तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन अगर हमारा एटम न्यूट्रल नहीं है, कोई चार्ज स्पेशी है, उस पर कोई चार्ज है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस तरीके से कोई चार्ज अगर है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है उसमें चेंज आ जाता है, जिस वजह से हम इसको फिर हम थोड़ी ना कहेंगे कि एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो यही हम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एक एलिमेंट के सारे एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, ठीक है। जितने भी कार्बन है सबका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। क्लियर है इतना? चलो, तो एटॉमिक नंबर आप समझ गए। जैसे चार्ज स्पेशी के बारे में बात कर रहे थे हम, जैसे मान लो ये क्लोरीन नेगेटिव हमने कर लिया, ठीक है। अभी भी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 ही है, यानी कि प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 18 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो चेंज हो गई ना, चार्ज के बढ़ने या कम होने पर, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन पे अगर हम चार्ज बढ़ा दें या चार्ज लगा दें कुछ भी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं सिर्फ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो चलो, तो किसी भी उसका एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो मतलब हमें वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता है। अगर हमें ये पता है कि क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो आप आसानी से बता दोगे कि 17 ही प्रोटीन्स है, प्रोटॉन्स है, प्रोटीन नहीं प्रोटॉन, ठीक है। चलो, तो एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पॉजेस। तो एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें है, ठीक है। जैसे जेड में है 1, तो हाइड्रोजन ओनली 1 प्रोटॉन, जेड है 6, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन, ठीक है। अगर 7 तो 7 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 7। अगर जेड की वैल्यू 15 तो एटॉमिक नंबर, जेड की वैल्यू अगर 15 है यानी कि एटॉमिक नंबर अगर 15 है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 15 ही होंगे। क्लियर है इतना? चलो, प्रोटॉन समझ में आया। चलो, इलेक्ट्रॉन समझ में आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो न्यूट्रल एटम में तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जैसे Z अभी 6 है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन 6 है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है, ठीक है। ठीक, और अगर हम किसी भी एटम की बात कर लें, जैसे कोई भी है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। जैसे फ्लोरीन मान लो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है, तो वो न्यूट्रल एटम है, तो उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितना होगा? 9 ही होगा। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन चेंज कब होंगे? जब चार्ज बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि चार्ज में चेंज आएगा। स्पेशी जो है पॉजिटिव चार्ज वाली होगी या नेगेटिव चार्ज वाली होगी। क्लियर है इतना? चलो, इसके अलावा देखो बच्चों, ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे क्लोरीन नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है, दो चार्ज स्पीशीज यहाँ पर हमारे पास है। तो क्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं? जितना इसका एटॉमिक नंबर है ना, Z जितना है, तो जितना Z है उतने ही प्रोटॉन, यानी कि टोटल इसमें होते हैं 17 प्रोटॉन, और Z भी कितना है? 17 है, ठीक है। और अगर ये हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का Z प्रोटॉन के बराबर, दैट इज 11, तो कितना होता है? 11 होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें दोनों में, तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर ये न्यूट्रल होता, अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ होता, तब तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन ही होते, जितने प्रोटॉन है उतने ही होते। लेकिन इस पे है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो गया है। 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक और ऐड हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 18 हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही सोडियम है, तो सोडियम में देखो Na पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इससे सब्ट्रैक्ट हो गया। तो देखो डिफरेंस, देखो जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां से इलेक्ट्रॉन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। और जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है चार्जेस में, यानी कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट कर रहा है। अगर कहीं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो रहा है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐड नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कितना? एक। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन। वैसे ही यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन, दो नेगेटिव चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो देखो, अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कितने हैं, अगर यहाँ पे नॉर्मल सोडियम लिखा हुआ होता
यानी कि न्यूट्रल होता, कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 ही होते। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब सेम होंगे, यानी कि सेम पॉजिटिव चार्ज सेम नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो जो एटम होगा वो न्यूट्रल ही तो होगा, है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो वो एटम को न्यूट्रल बना के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है, तो वो जो हमारा स्पेशी बनेगी वो एक कैटायन बनेगा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। वैसे ही अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो हमारा न्यूट्रल एटम तो अब नहीं रहेगा, वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पेशी जिसे हम एनायन कहते हैं, तो एनायन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सोडियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक पॉजिटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा देना है, तो 11 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे हमारे न्यूट्रल एटम में, 11 रहे होंगे, 11 थे, एक चले गए तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। तो आप देखो कैसे इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंजेस यहाँ पर आ रहा है चार्ज के चेंज होने से। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी एटम आपको दे दिया जाए, पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपको बताने हैं, तो आप कैसे बताओगे अगर आपको ये बेसिक टर्म्स पता नहीं होंगे। इतना क्लियर है? चलिए एक बार इसे देख लीजिए। चलिए, एटॉमिक नंबर समझ में आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन समझ में आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया। चेंज कब होंगे, है ना, जब चार्ज स्पीशीज होंगी, वहां पर थोड़ा डिफरेंस आएगा, इतना ध्यान रखना है बस। चलो आगे बढ़ते हैं, मास नंबर की बात करते हैं। देखो एटॉमिक नंबर हमने देख लिया जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। अब मास नंबर हमने अभी इससे पहले एक पढ़ा था न्यूट्रॉन्स में, तो मास नंबर वहां पर हमने पढ़ लिया था। तो मास नंबर होता क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल होता है वही मास नंबर होता है। यानी कि एक एटम में जितने प्रोटॉन है वो तो उसका एटॉमिक नंबर होगा, और जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है उतना उसका मास नंबर होगा। ठीक है, तो डिफरेंस एटॉमिक नंबर और मास नंबर में यही है। अब बच्चे सिंबल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे मास नंबर का सिंबल है ए, तो बच्चे उसे एटॉमिक नंबर समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये गलती नहीं करनी है। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z और मास नंबर का सिंबल होता है A। तो कोई कंफ्यूजन इसमें है ही नहीं, कोई कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, इसीलिए हमने Z वाला पहले पढ़ लिया, एटॉमिक नंबर वाला। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर है क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही उसका मास नंबर होगा। क्लियर है इतना? चलो आगे, मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अगर हम एटम के मास की बात करें तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो किसकी वजह से, सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की वजह से है। ठीक है, बीइंग प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस में होते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एटम तो पूरा है, एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इसीलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नियरली 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से 2000 गुना कम होता है। तो समझ लो आप कितना ज्यादा छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, इतना छोटा होता है कि उसके मास को ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मास नंबर की जब भी बात आएगी तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही इंक्लूड करना है। द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो एक एटम का जो मास है वो कहाँ रिजाइड करता है, उसके न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कार्बन के मास की बात करें तो उसका मास है 12। 12 कैसे है, देखो इसमें प्रोटॉन तो 6 होते हैं और बाकी 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एल्यूमिनियम के मास की बात करें 27, यानी कि इसमें 13 तो प्रोटॉन होते हैं और बाकी के 14 जो है न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है ये जो 13 प्रोटॉन है ये किसके बराबर है, Z के बराबर है। तो अगर आपको कहीं पर प्रोटॉन्स दिए हैं और न्यूट्रॉन्स दिए हैं तो आप उससे मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि आपको एल्यूमिनियम का अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है, ठीक है, आपको ये पता है कि इसमें 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन्स है, तो आप जो है इसका मास नंबर तो पता लगा लोगे दोनों को ऐड करके।
ठीक है। और एटॉमिक नंबर भी पता लगा लोगे प्रोटॉन से, जितने प्रोटॉन्स उतना ही Z। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 13। क्लियर? चलो अब बात करते हैं लिखने की, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि मास नंबर ऊपर लिखा जाएगा और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा सबस्क्रिप्ट में, और मास नंबर लिखा जाएगा ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में। क्लियर है? अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर ली कि मास नंबर आप नीचे लिख रहे हो और एटॉमिक नंबर आप ऊपर लिख रहे हो, तो वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिख सकते हो 7 और 14, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, और जैसा यहाँ पर दिखाया गया है आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको लिखना हमेशा नीचे क्या है? एटॉमिक नंबर है, और ऊपर हमेशा एटॉमिक मास लिखना है। तो जैसे देखो यहाँ पर ही हमारा एक्स एलिमेंट कुछ है, तो इसके नीचे आपको क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर Z, और इसके ऊपर आपको लिखना है मास नंबर। क्लियर? तो आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ध्यान रखेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक नंबर नीचे ही लिखना है हमेशा सबस्क्रिप्ट में, और एटॉमिक मास हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है। क्लियर? चलिए, चलो तो इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।